Hey there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on electrostatics. Okay? मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनमें से अपन लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके? पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चंस में से वो कुछ इस टाइप का था कि एक टोटल चार्ज दिया हुआ आपको Q. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन था, उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था कि देयर इज अ टोटल चार्ज Q विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 देन मीन Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या होगी? Q होगी. क्या होगी? Q होगी. ओके, इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल लेते हैं. ओके, उसके बाद बोला है कि दोनों को Q1 एंड Q2 को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये चार्ज Q1 है, ओके, और ये चार्ज Q2 है, ओके, इन दोनों को एक डिस्टेंस R पर लोकेट कर दिया गया है. ठीक है, सेपरेट कर दिया है R डिस्टेंस पर. तो इनमें क्या नाम मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? इसमें मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब Q1 और Q2 की वैल्यू उसमें दी हुई है. ओके, ऐसा पेयर बताइए, ऐसी Q1 एंड Q2 की वैल्यू बताइए जिनके लिए फोर्स जो दोनों के बीच में जो लग रहा हो फोर्स वो क्या हो? मैक्सिमम हो. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप देखो, जहाँ कहीं पे भी फिजिक्स में मैक्सिमम वर्ड यूज होगा वहाँ पे आपको फंक्शन बनाना है और फंक्शन बना के आपको मैथमेटिक्स का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का फंक्शन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यदि y इक्वल टू होता है fx देन dy अपॉन dx जो होगा उसको अपन लोग रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल कम x1 और x2 और x. ठीक, फिर यहाँ से अपन लोग d2y बाई dx स्क्वायर निकालते हैं जिसकी वैल्यू में जिसकी जो भी वैल्यू आएगी f डबल डैश x बोलते हैं मैंने उसको. ओके, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे. यदि f डबल डैश x की वैल्यू 1 2 3 जिस पे भी यदि पॉजिटिव आई है तो फंक्शन क्या है? मिनिमा है उस पॉइंट पे. और यदि fx की वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव, देन मैक्सिमा है उस पॉइंट पे. ओके, हालांकि हम लोगों को यहाँ पे इतना नहीं करना. फिजिक्स में जो कहीं पे भी मैक्सिमा मिनिमा का न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पे आपको ये डबल डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है. इस क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि इसमें सेकंड डेरिवेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है. हमें बस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसकी वैल्यू क्या रख देनी है? 0. लेकिन आसान क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स में अपने को y इक्वल टू fx गिवन होता है, हमें दिमाग नहीं लगाना होता. प्रॉब्लम फिजिक्स में यही है कि आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन नहीं होगा. यू हैव टू बिल्ड द फंक्शन. आपको बनाना पड़ेगा फंक्शन को. ओके, तो आपको बनाना सीखना है फंक्शन को. ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन कैसे बनेगा. यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है Q1 एंड Q2 और एक नॉन चीज है जिसकी वैल्यू क्या है? Q. Q की हमें पता है, Q हमें क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? हम कर लेते हैं Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1. बताओ हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन किस किस के बीच में बनेगा? किसको मैक्सिमा बनाना है? किसको मैक्सिमा और मिनिमा बनाना है? फोर्स को. किसको बनाना है? फोर्स को. ठीक है, तो और यहाँ पे x का काम कौन करेगा? चार्ज. वेरिएबल कौन है? चार्ज वेरिएबल है. ओके, फंक्शन किसका है? फोर्स का. तो आपको पता है फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर. Q2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 से, Q माइनस Q1
ओके, अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या? ओके, यहाँ से F इक्वल टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं Q1 माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या? अब हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, हमारा फंक्शन बिल्डअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है? डेरिवेट करना है। क्या कर देना है? डेरिवेट। और किसके रेस्पेक्ट में करना है? Q1 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? Q1 के। R के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं? क्योंकि वो एक स्टेबल है, क्वांटिटी है, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, और हमें क्या बोलते हैं Q के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करना? क्योंकि Q भी गिवन है, इसलिए वो भी क्या है? कांस्टेंट है। K क्यों नहीं है? K भी कांस्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए। और डेरिवेशन किसके रेस्पेक्ट में होता है? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ से F dF बाई Q1 क्या हो जाएगा? जरा देखिए, जिसको डेरिवेशन आता है उसके लिए तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या बचेगा? Q, ठीक है, माप यहाँ पे 2Q1। क्या इसको समझाने की ज़रूरत है? मेरे को बताइएगा बाद में कमेंट वगैरह करके, या व्हाट्सएप पे मेरे को बताना इसकी ज़रूरत है कि आपको समझाने की, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। नाउ फॉर मैक्सिमा dF by dQ1 इक्वल टू 0, दैट इज के आर स्क्वायर इंटू Q माइनस 2Q1 इक्वल्स टू 0। के अपॉन आर स्क्वायर इसके साइड में इधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। और यहाँ से Q माइनस 2Q1 वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, या Q इक्वल टू हो जाएगा 2Q1, और Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बाई 2। और Q2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? Q माइनस Q1, Q1 की वैल्यू क्या है? Q बाई 2, दैट इज Q बाई 2। समझ में आया? दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? हाफ हाफ, इक्वली डिवाइड होंगे तो जो फोर्स होगा दोनों के बीच का वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में आया क्वेश्चन को? मैंने क्या बोला है? मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड यूज किया है इसमें। तो अपन लोगों ने क्या किया? केवल और केवल फंक्शन बनाया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करा और फाइंड द वी गेट द आंसर। ओके, अपन लोगों ने फंक्शन बनाया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, Q2 की वैल्यू फाइंड कर ली, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली, फोर्स को फंक्शन बना के उसका डेरिवेट कर दिया, डेरिवेट करके उसको वैल्यू को 0 रख दिया, 0 रख के उसकी एक वैल्यू मिल गई। आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट लेने का मैं बता चुका हूँ आपको प्रोसेस। पॉज मारो वीडियो को और ले लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन क्या था उसमें? अगला क्वेश्चन ये था कि मैं दो चार्जेस हैं, ठीक है, देयर आर टू चार्जेस विच आर हुक्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। एक L लेंथ की एक स्ट्रिंग है जिस पे मैंने दो इक्वल चार्जेस हैं, Q1 एंड Q एंड Q, बोथ आर इक्वल चार्जेस। दोनों को एक स्ट्रिंग से मैंने हुक के थ्रू बांध दिया है, और बांध के उसको कहाँ फेंक दिया है? कहाँ फेंक दिया है? स्पेस में, जहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अब देखो, सेम चार्ज है, सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, हाँ है ना? इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, साफ साफ 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा भाई देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई फोर्स और लग नहीं रहा है। अब उसने पूछा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ठीक है, तो टेंशन कितनी होगी? टेंशन आप पढ़ चुके हो ना 11th में, टेंशन अंदर की तरफ लग रही होगी इसमें, ओके, इस पॉइंट के थ्रू, और यहाँ से हुक से देखूंगा तो इस तरफ लग रही होगी, ओके। तो जो टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि इसके अलावा कुछ चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो अपने को आफ्टर ऑल फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको उसका वैल्यू पता है कि Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, के Q अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ गया। चलो के की वैल्यू वहाँ पे ऑप्शन में मेरे ख्याल से दी हुई है 4πε0, और ये हो गया Q²/4L²। ये आपका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, जो कि मतलब इसमें वो हो जा रहा था, ठीक है, उसके ऊपर ओवर प्रिंटिंग हो रही थी वो, तो आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर यही आना चाहिए था। ठीक है, जिसने भी सॉल्व किया होगा अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, A B C। ओके, आई डोंट नो द साइड्स, मुझे साइड याद नहीं आ रही है, आई थिंक 1 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, लेकिन ठीक है मैं 1 सेंटीमीटर लेके कर दे रहा हूँ सॉल्व आउट। आप देखना स्कोर्स, ठीक है, मतलब साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में चेंज आएगा, लेकिन आप प्रोसेस देखो, ठीक है। यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आपने पूछा हुआ है सी पॉइंट पे जो नेट फोर्स है ड्यू टू ए एंड बी, वो पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो हमें बस रोल डायरेक्शन देखनी है और कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिपल्शन जाएगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या जाएगा, अट्रैक्शन। बस हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये अंदर 60, ये टोटल 180, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो आज क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। यहाँ से फोर्स एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, तो निकाल लीजिए। के चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है आपको पता दूँ मैं, 1 माइक्रोकूलम मतलब है 10⁻⁻6 कूलम, बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये 10⁻⁻6 इंटू ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10⁻⁻2 का स्क्वायर। देखिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, मैंने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया है, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 10⁻12 हो जाएगा ऊपर, नीचे 1 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2k इंटू 10⁻12 प्लस 4, दैट इज 2k 10⁻8 न्यूटन। ये किसकी वजह से आया, फोर्स ए की वजह से, ठीक है, ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से। अब इधर देखते हैं k 1 इंटू 10⁻6, आपको समझ तो आ रहा होगा कि वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मैं सेम लिख दूं, 2k इंटू 10⁻8 न्यूटन। दो फोर्स हैं, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपको याद है, Fa² Fb² प्लस 2Fa Fb cos थीटा। ये पता है ना, पैरेललोग्राम। हमेशा जहाँ पे भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर में वेक्टर्स की ही बात है, ठीक है, तो जहाँ पे भी वेक्टर की बात करेंगे वहाँ पे सीधे सीधे ठोक डालो पैरेललोग्राम को कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, तो मैं मिटा दे रहा हूँ फिगर को। अच्छा, इन क्वेश्चनों में अच्छी बात ये है, आपसे डायरेक्शन कोई नहीं पूछता, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पूछता है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत उसमें नहीं होती, वैल्यू पुट करनी है, आंसर देना है। हाँ जी, 10⁻8 2k 10⁻8 2k 10⁻8 स्क्वायर प्लस 2k 10⁻8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू
2 इंटू इसका आगे का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2k 10⁻⁸ 2k 10⁻⁸ इंटू cos 120। ठीक है, तो भाई मेरे को ये बताओ cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। हाँ या कुछ और? आई थिंक सो 1/2 -1/2। ओके, तो यहाँ से देखिए 2k 10⁻⁸² 2k 10⁻⁸², 2k 10⁻⁸ दोनों मल्टीप्लाई में लेंगे भी क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, निकल के क्या हो जाएंगे? ये तीनों बाहर आ जाएंगे। कॉमन लेके आप इनको बाहर निकाल सकते हो। मैं सीधे बाहर निकाल दूँ? तो चलिए स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 2k 10⁻⁸ का होल स्क्वायर मैंने क्या ले लिया है? कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे भी 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या बचा? 1 इंटू cos 120 की वैल्यू क्या ली मैंने? -1/2। 2 से 2 कट गया। ओके, समझ में आया? अब ये क्या है? बाहर जा सकता है 2k 10⁻⁸ और अंदर क्या बचा? 1 + 1 2 और ये क्या बचेगा? -1। 2 - 1 कितना होता है? 1। तो 2k 10⁻⁸ न्यूटन, क्योंकि √1 बचेगा। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। समझ में आया? दोनों की वजह से जो फोर्स जो क्या बोलते हैं उसको, जो नेट फोर्स होगा, दोनों फोर्सेस 2k × 10⁻⁸ की वजह से जो भी नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सेम वही होगी जो नेट फोर्स अवेलेबल पहले से ही है। ओके, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कितने एंगल पर दो सेम फोर्सेस को मैं रखूं कि जो नेट फोर्स है वो भी सेम ही आए। तो आपको याद रखना है कि यदि दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री एंगल पर बेंडेड हैं, एक्टिंग हैं, तो जो उनका नेट फोर्स आएगा वो भी उतना ही आएगा जितना उनका एक की वैल्यू है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर स्क्रीनशॉट हो गया होगा? अगला क्वेश्चन अच्छा था, कोई ज़्यादा खास नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन था वो हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया उसमें, एटॉमिक आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वो। ओके, क्वेश्चन क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की न्यूक्लियर के चारों ओर घूम रहा है r रेडियस पर। ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है इसमें और न्यूक्लियस के बीच में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये हमारा इलेक्ट्रॉन ताऊ घूम रहा है, कितनी रेडियस में? r रेडियस में। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में मेरे को याद नहीं है कि एटम बोला है या फिर क्या बोला है उसको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे करके देखते हैं। ओके, मॉलिक्यूल तो नहीं बोला, खैर देखिए ऐसे है। ठीक है, तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस इतना रखते हैं अपन। ठीक है, तो अपने को बस यहाँ से फोर्स बीच में से निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। k Q1 Q2 अपॉन r², k Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन, Q2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन अपॉन बीच का डिस्टेंस r², काम खत्म। k E² अपॉन r²। ले भाई आंसर। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। मतलब पांचों क्वेश्चन में जो दिए थे मैंने, उनमें सबसे आसान क्वेश्चन यही था। हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था, उतार लेना इसको। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है,
ठीक। एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी है ए, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, चारों कॉर्नर्स पे सेम चार्ज रखा है क्यू, 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 ओके। और पूछा है, मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता था सेंटर वाला, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी, बी पॉइंट पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, किसी को भी ऐसा बच्चा होना नहीं चाहिए जिसको ना हुआ हो। ये देखिए ए पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, मिला दो लाइन को, दोनों चार्ज को मिला दो और रिपल्शन मतलब दूर भेज दो उससे, ठीक है। तो आपका ये फोर्स एफ ए हो गया, ये एफ सी हो गया, ये एफ डी हो गया, ओके। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एफ ए की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, एफ सी की वैल्यू भी डायरेक्ट आ रही है, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ सी की वैल्यू भी यही आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैसे निकाला, ये चार्ज मल्टीप्लिकेशन हो गई और डिवाइड कर दिया दोनों के बीच के डिस्टेंस से, ये चार्ज दोनों के स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के डिवाइड कर दिया, तो ये एफ ए एफ सी आ गया। बस प्रॉब्लम किसकी है, एफ डी की। क्यों, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, के क्यू स्क्वायर तो वहाँ पे भी आएगा। प्रॉब्लम क्या है, इस डायगोनल की। तो आप यहाँ से एक ट्राइंगल देख रहे हो ए, ये भी साइड ए है, तो आप यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हो और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, और क्या वैल्यू आ जाएगी, √2 इंटू ए। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो √2 इंटू ए का होल स्क्वायर विच विल कम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है। अच्छा याद रखना, ये स्क्वायर था, सब कुछ स्क्वायर है, तो ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, ओके। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट भी जाएगा वो एफ डी की लाइन से ही जाएगा, ओके। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एफ डी की लाइन से ही जाएगा, ये हमारे दिमाग में है, ओके। और नहीं तो आप चाहो तो लंबा प्रोसेस हो सकता है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो हम एफ निकालने की कोशिश करते हैं, एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट, केवल एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम दो फोर्सेस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। 3 का नहीं कर पाते, 3 का फाइंड करने का भी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है। यहाँ पे वो प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि 2-2 वाला करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो एफ ए और एफ सी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2। क्यों कह दिया मैंने √2, याद रखना ये ट्रिक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो जब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हो ना फिजिक्स के, इनको यूज़ करते हो कि जब भी दो चीज़ें इक्वल मैग्नीट्यूड की हों और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम ऑफ सिंगल वेक्टर के होगा। मतलब यहाँ पे यदि दो फोर्सेस एफ ए और एफ सी दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, इनका दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ ए में √2 की मल्टीप्लाई करके रख दूँगा, ठीक है। इसको याद रख लो, इफ F1 is equal to F2 and F1 perpendicular to F2, यदि F1 equal to F2 है, F1 perpendicular to F2 है, then Fn equal to F1 into √2, याद कर देना इसको, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स में बताता रहूँगा आपको बीच बीच में, ओके। तो यहाँ से आ गया एफ ए, अब आपको नेट रिजल्टेंट बताना है एफ डी प्लस एफ का। अब देखो मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि अब देखो सिंपल एडिशन करना है, क्योंकि जो आपका एफ आएगा वो भी इसी लाइन के रहूँगा आएगा, गारंटीड आएगा, क्योंकि स्क्वायर है सब चीज़ें
ज्योमेट्री के साथ चल रही है। तो अब आपको क्या करना है, बस और कुछ नहीं करना, इसके साथ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको निकाल दो, बाहर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर 1/2 प्लस रूट 2। ओके, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2। काम खत्म, न्यूटन में आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो एक बार, ये अच्छे से समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आ जाते हैं पेपर्स में। ठीक है, ये स्क्वायर दिया हुआ था जिसकी साइड ए थी, जिसके ऊपर सारे के चारों चार्ज सेम थे। एक रिपल्शन रिपल्शन रिपल्शन, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाला, सॉरी इनका मैग्नीट्यूड निकाला पहले, फिर इनका रिजल्टेंट निकाल दिया और इसमें ऐड कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन में होंगे। स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे कल की क्लास में, जो मैंने आज सॉल्व करा दिए 5 के पार्ट में। आगे का देख लेते हैं कुछ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, हाँ, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था हम उसी पे लौट के आते हैं, और हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो देखो अभी हमारे जो चैप्टर में जो टॉपिक बच रहे हैं वो कुछ खास नहीं बच रहे। डाइपोल बच रहा है, फ्लक्स बच रहा है। ठीक है, डाइपोल के 1-2 डेरिवेशन होंगे। ओके, तो अभी हम फिलहाल करते हैं कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। चलिए, जैसे यही था, कल को मैं कुछ अगली क्लास में जो है मैं कुछ आपको डेरिवेशन भी कराने वाला हूँ। 1-2 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड 1-2 डेरिवेशन है जिनका यूज़ न्यूमेरिकल्स में हो जाता है। मैं उस पर न्यूमेरिकल अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी डेरिवेशन नहीं करा पा रहा था मैं। न्यूमेरिकल उसमें डेरिवेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए भी वो नहीं करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ओके, -2e प्लस 2e प्लस 3 minus 3e। ओके, these are the charges। okay, working on the 4 corners of a square of side 1 meter 1 meter 1 meter। okay, find the net electric field on point B। देखिए मैंने आप हूबहू वही क्वेश्चन दे दिया जो आपको भी समझाया था, बस वहाँ पे मैंने फोर्स निकलवाया था, फोर्स निकाला था। यहाँ पे मैं क्या निकलवा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको पॉज मारो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। देखो मेहनत करोगे तो ही कुछ मिलेगा। चलिए, जिसका हो गया होगा वो आंसर टैली करना थोड़ा सा आगे करके मेरी वीडियो को, और नहीं हुआ है तो देखो जरा प्रोसेस देखो। ठीक है, काम वही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अपने से फील्ड निकालेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम परेशान हो गए, अब हम क्या हो गए, परेशान हो गए कि भाई अब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोचना समझना कुछ ज़्यादा है नहीं। दोनों में से पावरफुल कौन है, दोनों में से पावरफुल कौन है उसको देखना है। ठीक है, ये पावरफुल ज़्यादा है क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, तो बस रिपल्शन इसकी तरफ नेट रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अब इधर देखो ये और ये क्या करेगा, ये ऐसे चला जाएगा डायगोनली। ओके, तो ये हो गया आपका EA, ये हो गया EC,
और ये हो गया ई डी। देखो यहाँ पे मैं बी की वजह से बी पे मैं चार्ज ना भी दूँ तो भी चलेगा, बी पे मैं चार्ज ना भी दूँ तो भी चलेगा। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज यदि यहाँ पे मैं रखूँगा तो इस पर कितना फोर्स अकर चले, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना इसको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो तीनों फोर्स की हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली है, ओके, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। अब बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते जाना है, बस कुछ नहीं करना। कि सोर्स चार्ज कौन होगा, ये या ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये सोर्स चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यदि वहाँ पे कोई चार्ज रखा है दैट मीन्स इट इज दैट चार्ज इज टेस्ट चार्ज, ओके, वो टेस्ट चार्ज होगा। उसके अलावा जो दूर वाले चार्ज हैं वो सोर्स चार्ज है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कौन सा चार्ज लेना होता है, सोर्स चार्ज लेना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन बीच का डिस्टेंस 1 सेम लिया था मैंने, और कुछ लिया था काम 1 मीटर, ओके, 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2E K। इक्वेशन नंबर 1। ई बी तो हमें निकालना ही है, ई सी कितना होगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 on 1 square, that means 3K E2 E D K into 3E वहाँ पे भी है, पर वहाँ की जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2 होगा। इसको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, इसलिए मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये निकाला था। तो ये हमारी तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ चुकी है। अब देखो डायरेक्शन कैसी है आप समझ पा रहे होंगे, ओके। तो क्या करो, सबसे पहले परपेंडिकुलर वालों को सॉल्व करो, इनका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा कहीं नहीं कहीं, है ना। चलो देखो दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है कि अलग अलग है। ये है 2KE और ये 3KE, दोनों की वैल्यू कैसी है, अलग है। दोनों की वैल्यू कैसी है, अलग है। तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम करेंगे, क्या करते हैं हम इस बार दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये टेक्निक मना की थी, अब इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ हाँ करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें आसान कर देगी ये टेक्निक। क्या होता है, फैक्टर डिवाइड कर दो, किसके, इसके। ये जो फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डी पॉइंट वाली ED, इसके फैक्टर डिवाइड कर दो। यदि ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा उसका फैक्टर ED cos 45 और यहाँ पे ED sin 45। हाँ या ना, यहाँ पे मैं बनाऊँ उसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया ED sin 45, ओके, और ये है EC, और ये है EA, और ये है ED cos 45। अब देखो ये दोनों रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी और ये दोनों क्या हो जाएंगी, सबस्ट्रैक्ट। इनकी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ E1 और जो इनकी वैल्यू आएगी उसको मैं क्या मान लेता हूँ E2, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। E1 क्या हो जाएगा, EA प्लस ED cos 45, ठीक है। EA की वैल्यू क्या है 2EK, ED की वैल्यू क्या है 3KE/2, 3KE/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ओके ओके। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 2KE प्लस √2 3KE कॉमन, सॉरी KE कॉमन लो, 2 प्लस 3/2 √2, LCM आ जाएगा 2√2, 4√2 प्लस 3, ये हो जाएगी वैल्यू E1 की। E2 क्या होगा, वहाँ पे रिपल्सिव है, तो देखो अब कौन बड़ा होगा यहाँ से समझना होगा। EC की वैल्यू क्या है 3KE, ED की वैल्यू ED sin 45 की वैल्यू क्या होगा 3KE डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो नेट रिजल्टेंट भी किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा। E2 की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और E1 के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि वो ऐड हो रहे हैं तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे अपने लोगों को सोचना पड़ता है, और बड़े में से छोटा घटाओगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है।
तो 3ke/2 माइनस 3ke/2 सीधे वैल्यू रख दी मैंने। ओके, एलसीएम 2√2 आ जाएगा, 3ke कॉमन हो जाएगा और 2√2 माइनस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। इतना देख लो, इसमें कोई डाउट है क्या? बता दो मुझे। हमने करा क्या है, हमने फील्ड्स की डायरेक्शन निकाली है, सबसे पहले वही काम करा है। ये ये निगेटिव है तो ये अपनी तरफ ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाती हुई होंगी, ये पॉजिटिव है तो इससे दूर जाती हुई होंगी, ये निगेटिव है तो इसके पास आती हुई होंगी। हमारे पास एक डायग्राम बन गया, हमने इनकी वैल्यू भी निकाल दी। अब हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाने से बेहतर तरीका दूसरा क्या था कि हम क्या करें, इसके फैक्टर कर दें। इसके एक वाई एक्सिस पे चला जाएगा फैक्टर, एक एक्स एक्सिस पे चला जाएगा और डायग्राम कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब ये दोनों रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो सब्सट्रैक्शन से आएगा। ये दोनों सेम डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, एडिशन से। तो हमने वही करा, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, नाउ अब अपने को पता है जो ये E1 और E2 हैं ये दोनों एक दूसरे की कैसे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे हैं, परपेंडिकुलर। मैंने बताया आपको E2 की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी E2, और E1 कैसे होगा, इस तरफ होगा। दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान हो गया। E1 स्क्वायर करना है प्लस E2 स्क्वायर करना है। हालांकि E1 और E2 की वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में कोई खास नहीं आने वाली। 4√2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√2, 4√2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 टोटल का स्क्वायर प्लस क्या है आपका 3ke डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1 माइनस 1 3ke डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। हाँ, ke बाहर निकाल दो, 2√2 बाहर निकाल दो, ke अपॉन 2√2 अंदर क्या होता है 4√2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका वैल्यू बच गया। चाहो तो यहीं सॉल्व आउट कर लो, इसको काम खत्म करो। ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमारा उसका कोई खास है नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो वो इस तरीके से आएंगे आपके कि जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत आसान है। नहीं तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनके स्क्वायर खोलने पड़ेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। चाहो तो सॉल्व कर भी सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा ओपन करना पड़ेगा इसको। 16 इंटू 2 32 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24√2 ये हो गया इसका ओपन। प्लस नाउ 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आई थिंक सो, या 8 हो जाएगा। 8 इंटू 9 72। ओके, माइनस प्लस 9 माइनस 2 इंटू 4 नहीं 2 इंटू 4 नहीं 4 इंटू √2 4 इंटू √2 इंटू 9 कितना होगा 4 इंटू 9 36√2। ओके ओके, आगे ke डिवाइडेड बाई 2√2। अब इसको 32 प्लस 9 कितना होगा 41 प्लस 72 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना होगा 41 प्लस 72 ये हो जाएगा आपका 113 हो जाएगा। 113 प्लस 9 कितना होगा आपका 122। ओके, इधर 24√2 माइनस 36√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12√2। ओके,
अब आप इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं। के ई डिवाइडेड बाई 2√2, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लिया मैंने, 122 है। 122 का हाफ कितना हो जाएगा? 61, ठीक, माइनस 6√2, 2 से 2 कट गया। आपका आंसर क्या आ गया? के ई डिवाइडेड बाई √2 इंटू 61 माइनस 6√2 न्यूटन पर कूलम। कई बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी अभी, मैं जान रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। सिट्टी पिट्टी गुम होने का मतलब ये है कि आप समझने की कोशिश कर रहे थे और ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझिए। यदि नहीं समझ में आया तो मेरे से व्हाट्सएप करके पूछिए, ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में व्हाट्सएप करिए, ठीक है, या मेरे इंस्टा पे पूछिए, या फिर मेरे को वीडियो में ही कमेंट करके पूछ लीजिए, कहीं पे भी कमेंट करके पूछो, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और अच्छे से, ठीक है। लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए अपन लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और कल को इसको आगे और बढ़ाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे और आगे अपन लोग मैं कल को माइट बी पॉसिबल मैं फ्लक्स स्टार्ट कर दूँ या फिर डेरिवेशन कराऊंगा कल, तो सॉरी मुझे याद आ गई, मैं कल को डेरिवेशन कराना है, तो 2-3 डेरिवेशन को लेंगे, कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो कराऊंगा मैं कल को डेरिवेशन। और तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।